गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 भाग 1 दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में दिल्ली सल्तनत के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक छोटे राज्य के शासक मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हरा दिया था। उसने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव रखी, अर्थात ये मुस्लिम शासन जो था वह भारत में उसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी ने किया। उसने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस तरह से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव रखने के बाद, पृथ्वीराज को हराने के बाद मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान लौट गया, लेकिन उसने भारत में जीती गए प्रदेशों का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। वह पृथ्वीराज को हरा करके अफ़गानिस्तान तो चला गया, लेकिन यहाँ का गवर्नर उसने अपने विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गोरी की कोई संतान न होने के कारण जब वह 1206 में मर गया और उसके पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। इस संघर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक एक विजेता घोषित हुआ और वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठा और वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। वह गुलाम वंश का संस्थापक भी कहलाया। आरंभ से ही वह गौरी का गुलाम था। वह गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। वह गुलाम वंश का भी संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मोहम्मद गोरी का एक शुरुआती दौर में एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने उसको दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए दिया था। ये तो गोरी की मृत्यु के बाद उसने उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर में इस पाठ में कुछ मेजर्स पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। आपने यह जान लिया कि दिल्ली में भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत क्या थी, कैसे हुई। हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी ने भारत में सल्तनत की शुरुआत की और वह वापस चला गया, लेकिन अपना गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा और वह देख रहा था। लेकिन 1206 में उसकी मृत्यु के बाद उसने पूरे सल्तनत पर कब्जा कर लिया और गुलाम वंश का संस्थापक बना। और गुलाम वंश को मामुलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को गुलाम कहे जाने का मुख्य कारण यही है कि उसके अधिकांश शासक गुलाम थे जो अपनी कुशलता, योग्यता और गुणों के बल पर राजा बने। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बहुत समय तक शासन नहीं करने का मौका नहीं मिला। लाहौर में चौगन आदि में पोलो जैसा खेल खेलते समय 1210 में घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 4 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने छोटे से शासनकाल में अपने राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने दिल्ली के पास कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह बहुत ही उदार शासक था। उसने हिंदू और मुसलमानों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वह दोनों धर्मों को उदारतापूर्वक दान किया करता था। इसी कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई, अर्थात हिंदू या मुसलमान कोई भी धर्म उसके सामने जो है कोई भेद नहीं था, दोनों धर्म समान थे। अब हम इस चैप्टर की कुछ मुख्य बातों को देखते हैं, जिनका कि आपको याद रखना चाहिए, और ये बातें ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हैं। एक एक पर इस पर नज़र डाल लेते हैं और आप लोग इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना तथा उसको याद कर लेना। तो सबसे पहली बात है दिल्ली सल्तनत। तो आप जान गए यह क्या है, कैसे है। तो दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश नामक नाम के 5 वंशों में विभाजित किया गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित जो दिल्ली का सल्तनत थी उसको 5 वंशों में विभाजित किया गया। वे 5 वंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और उसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत काल में गांव का प्रधान जो था वह मुकद्दम कहलाता है। गांव का जो मुख्य व्यक्ति था वह क्या कहलाता था, मुकद्दम कहलाता था। कब? सल्तनत काल में गांव का मुखिया जो था, जैसे आज गांव के मुखिया को प्रधान कहते हैं, उसी तरह उस समय गांव के मुखिया को, प्रधान को मुकद्दम कहा जाता था। ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जो दिल्ली सल्तनत आई, इसके कुछ और वर्षों तक शासन किया। उसके पतन के कुछ कारण थे, उसमें से कुछ कारण आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का हिंदुओं के प्रति असहिष्णु होना और हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करना। ये सल्तनत के जो सुल्तान थे ये हिंदुओं के प्रति असहिष्णु थे, कठोर थे, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उनके मान सम्मान का या उनके अधिकारों का ध्यान नहीं देते थे और हिंदुओं को अपमानित करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। ये इससे क्या हुआ, हिंदू जनता ने उनका साथ नहीं दिया और यह सल्तनत की पतन का एक प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है सुल्तानों द्वारा शक्ति से सत्ता पाना तथा जनता का विश्वास तथा न जीत पाना। ये जो थे सुल्तान, ये अपनी ताकत के बल पर, सैन्य शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किए थे और ये जनता का दिल और विश्वास कभी हासिल नहीं कर पाए। जनता इनसे कटी हुई थी और इस कारण बारी लड़ाई के समय भी
जनता ने इनका सहयोग नहीं किया। यह भी एक प्रमुख कारण है सल्तनत के पतन का। तीसरा, सामंतों का शक्तिशाली तथा केंद्र का कमजोर होना। ये जो वहाँ उस समय सूबे परगने थे, वहाँ पर सूबेदारों सामंतों को दे दिया जाता था। तो ये सामंत जो थे ये तो अपनी शक्ति को बढ़ा लिए, ये मजबूत होते गए, लेकिन जब ये मजबूत हो गए तो केंद्र को अर्थात सल्तनत के सुल्तानों को अंगूठा दिखाने लगे, उनको नज़रअंदाज करने लगे। लेकिन तब तक क्या हुआ, ये सुल्तान जो थे कमज़ोर हो गए थे और चाहकर भी सामंतों पर, सूबेदारों पर अंकुश नहीं लगा सके। और सामंतों के मनमानी के कारण भी जो है और सुल्तान के कमज़ोर होने के कारण भी यह दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद इस चैप्टर से एक बात आती है ज़कात। ज़कात जो है इस्लाम के प्रसार के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए मुस्लिमों को अपनी आय का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था और वही ज़कात कहलाता है। जो मुस्लिम समुदाय थे वे इस्लाम के प्रसार के लिए, इस्लाम को विश्व में फैलाने के लिए अपनी आय का 1/4 25% हिस्सा दान देते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ दान है तो वह दान था, लेकिन हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं है, लेकिन वहाँ पर सीमा थी और वह सीमा थी 1/4 25%। लेकिन यह अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग राजाओं पर अलग अलग हुआ करती थी। और इसी के साथ हम अब इस पे विराम देना चाहते हैं। शेष आप किताब से विस्तृत पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा करना भी बहुत उचित नहीं समझ रहे हैं। और अब हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन जो होता है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें या सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो देखते रहें। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अभ्यास में सबसे पहले का जो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उनमें कोई एक उत्तर सही है और सही उत्तर पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो मामूलक वंश किसे कहा जाता है? मामूलक वंश किसे कहा जाता है? खिलजी वंश को, गुलाम वंश को, सैयद वंश को, लोधी वंश को? आपका आंसर है गुलाम वंश को मामूलक वंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा? 50 वर्ष, 40 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष? इसका सही उत्तर है 70 वर्ष। अर्थात जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। दूसरा है सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, आगरा? तो इसका सही उत्तर है आगरा। अर्थात सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था।
चौथा क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? ये गियासुद्दीन तुगलक जो था, इसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक, मोहम्मद, फिरोज शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन गाजी मलिक सही है। अर्थात गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। अब इसके बाद हम लोग सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद और क्यों रिक्त स्थानों की पूर्ति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास कुतुब मीनार, आपका उत्तर होगा कुतुब मीनार। तो पहले उन्होंने भरा कुतुब मीनार। बलबन की सॉरी आपको पहले भरना है कुतुब मीनार। सॉरी दूसरे मरेंगे रजिया के विद्रोहियों, रजिया के विद्रोहियों 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर। तीसरा बलबन की क्या 1287 में ईस्वी में मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश एक महान शासक क्या था? शासक। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ये हो गया। अब हम लोग सही सामने कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। अतः सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आलम शाह गद्दी पर बैठा, यह सही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने आगरा शहर बनवाया, गलत है। रजिया सुल्तान एक कुशल व योग्य शासिका थी, यह सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, गलत है। तथा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, यह सही है। अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा सही है तथा दूसरा और चौथा गलत है। इसको आप लगा लें और घर पर अपनी नोटबुक में लिख लें। हाँ तो बच्चों, आपका घर है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जैसे कुछ नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ तिथियाँ दी गई हैं जो कि मैच नहीं है, इनको उचित व्यक्ति से मिलान करना है। तो जैसे कुतुबुद्दीन का मिलान होगा 1206
1210, यह है उचित। नंबर 2 है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का उचित मिलान होगा 1498 से 1517। उसके बाद है सैयद वंश, 1414 से 1451। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, 1324 से 1351। तथा लोदी वंश, यह हो जाएगा आपका तो उचित मिलान के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय था वह 1206 से 1210। लोदी सिकंदर लोदी का समय था 1498 से 1517। सैयद वंश का समय था 1414 से 1451। मोहम्मद बिन तुगलक का समय था 1324 से 1351। तथा लोदी वंश का जो समय मैच करता है वह 1451 से 1526 ईस्वी तक है। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार करके बराबर याद कर लें, अभ्यास करते रहें, क्योंकि परीक्षाओं में ये सब पूछे जा सकते हैं या भविष्य में भी आपको काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन अगले नए वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।